हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है सीयूईटी की, जिसमें हम लोग अपना ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग करेंगे लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो इसमें अभी हम देखेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइबर क्रॉप्स। रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? सो दीज क्रॉप्स प्रोवाइड्स अस फाइबर, यानी कि ये हमको रेशे प्रदान करती हैं, फाइबर प्रदान करती हैं फॉर प्रिपेयरिंग क्लोथ, बैग, सेक्स एंड द नंबर ऑफ अदर आइटम्स। यानी कि घर के डेकोरेटिव सामान बनाने के लिए होता है, कपड़े बनाने के लिए होता है, बैग बनाने के लिए होता है, और अलग अलग प्रकार के सामान इनसे बनते हैं। जूट एंड कॉटन आर टू मेन फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। यानी कि जूट और कपास दो मुख्य भारत में उगाई जाने वाली ये रेशेदार फसलें हैं। और अगर हम कॉटन की बात करते हैं, कपास की बात करते हैं, तो कपास एक ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन है, यानी कि ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इन खरीफ सीजन कब बोई जाती है? तो देखो, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, खरीफ की है। तो कपास आपकी उत्तर भारत में तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो ये खरीफ की फसल है। ये फसल है आपकी खरीफ की। इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री, इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल इंडियंस कॉटन एज वेल एज लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन कॉल्ड द नरमा इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री। यानी कि भारत में जो कपास उगाई जाती है वो दोनों प्रकार की प्रजातियों की कपास उगाई जाती है, जिसमें लंबे रेशे भी होते हैं, जिसमें छोटे रेशे भी होते हैं। दोनों ही प्रकार की प्रजाति भारत में उगाई जाती है। एंड कॉटन रिक्वायर्ड अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। जब कॉटन पर यानी कि फ्लावरिंग हो रही होती है, जब फूल आ रहा होता है कॉटन पर, कपास पर, तो उसको साफ आसमान की आवश्यकता होती है, क्लियर स्काई की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, राइट। यहाँ पर आप देखिए, जब ये फ्लावरिंग है कॉटन की, इस तरीके से जो फूल होता है कॉटन का वो खुलता है। एंड जूट की जब हम बात करते हैं तो जूट भी एक रेशेदार फसल है। एंड जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लॉथ, बैग, सेक्स एंड द डेकोरेटिव आइटम्स। डिफरेंट टाइप्स के आइटम भी जूट से बनते हैं, कपड़े जूट से बनते हैं, और बहुत ही सजावट के सामान जूट से बनते हैं। इट इज अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जूट वेस्ट बंगाल में बोया जाता है, और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी जूट की खेती जो होती है वो की जाती है। रेशेदार फसल है, राइट। वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन इन द कंट्री। बिहार एंड असम आर द जूट ग्रोइंग एरियाज। पूरे देश में जितना भी जूट की खेती होती है, जितना भी जूट का उत्पादन होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है, उसका 3/4 यहाँ पर होता है। अकेला आपका कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। Being concentrated only in few states, this crop accounts for only about 0.5% of total cropped area in the country। यानी भारत के केवल कुछ ही राज्यों में जूट की जो खेती होती है वो की जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, नहीं, केवल कुछ राज्यों में जूट की खेती की जाती है। अदर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो शुगर केन, टी, कॉफी आर द अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। यानी कि चाय की खेती भी होती है भारत में, कॉफी की खेती भी होती है, राइट। शुगर केन, गन्ने की खेती होती है। जिस तरीके से आप कपास की खेती देख रहे हैं, आपने जूट की खेती देखी, उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, ये है जूट प्रोडक्शन स्टेट। यानी कि यहाँ आप देखें, ये जूट प्रोडक्शन स्टेट्स की बात हो रही है, राइट। जूट प्रोड्यूस्ड स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पर आपका है वेस्ट बंगाल, पहले नंबर पर यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। एंड सेकंड नंबर पर आपका बिहार है, और थर्ड नंबर पर आपका है असम। क्लियर? थर्ड नंबर पर है असम। फोर्थ नंबर पर यहां पर आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिफ्थ नंबर पर आपका यहां पर है ओडिशा, ओडिशा फिफ्थ नंबर पर। तो ये 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि जूट उत्पादन में अग्रणी हैं। और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। नंबर 1 पर कौन है, फिर उससे सेकंड नंबर पर कौन आता है, थर्ड पर कौन आता है, फोर्थ पर कौन है, और फिफ्थ पर कौन है।
आगे शुगर केन के बारे में देख लेते हैं। तो शुगर केन इज ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज अंडर रेनफेड कंडीशन एंड इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, बट इट इज लार्जली एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। कहाँ पर होता है? विशेष तौर पर उत्तर भारत में ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में होता है। अगर आप राज्यों की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में भी गन्ना उगाया जाता है, पंजाब में गन्ना उगाया जाता है, हरियाणा में गन्ना उगाया जाता है। अगर आप दक्षिण भारत की बात करोगे तो कर्नाटक में गन्ना उगाया जाता है, तमिलनाडु में उगाया जाता है। अगर आप पश्चिमी भारत यानी वेस्टर्न इंडिया की बात करोगे तो महाराष्ट्र में गन्ना उगाया जाता है और गन्ना आपका गुजरात में उगाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर शुगर केन ग्रोइंग एरियाज इन वेस्टर्न इंडिया स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र और गुजरात एंड सॉदर्न इंडिया कल्टिवेटेड इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ कर्नाटका और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यानी कि दक्षिण भारत में जब बात गन्ने की होती है तो दक्षिण भारत का जो इरिगेटेड ट्रैक है जहां पर सिंचाई हो सकती है वो आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो वहां पर आपका गन्ना उगाया जाता है। यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना होता है। उसके बाद आप पंजाब देखें, हरियाणा देखें एंड गुजरात, वेस्टर्न भारत में आपका यहाँ पर है गुजरात और महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गन्ना उगाया जाता है। आगे हम देखेंगे चाय के उत्पादन के बारे में। टी इज द प्लांटेशन क्रॉप इन द बेवरेज, यानी कि जो चाय है ये कैसी फसल है? ये एक पेय पदार्थ है बेसिकली, है ना। चाय हम पीते हैं, चाय खाते नहीं है, राइट। तो ये पेय पदार्थ है आपका, बेवरेज है। सो ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड, जो काली चाय की पत्ती होती है वो फर्मेंटेड होती है और जो हरी चाय की पत्ती होती है वो अनफर्मेंटेड होती है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन टी जो होती है वो अनफर्मेंटेड होती है, जो ब्लैक टी होती है वो आपकी फर्मेंटेड होती है। टी लीव्स हैव्स अ रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन, जो चाय की पत्ती होती है उसमें प्रचुर मात्रा में कैफीन और टैनिन पाया जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप चाय पीते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशिंग फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैफीन होता है ये हमारे नर्व सिस्टम को एक्टिव कर देता है, राइट। तो चाय या कॉफी पीने के बाद हम एक्टिव फील करने लग जाते हैं। इट इज एन इंडिजेनियस क्रॉप, यानी कि यह एक स्वदेशी फसल है। कैसी फसल है ये? स्वदेशी। यह एक स्वदेशी फसल है एंड हिल्स ऑफ, कहाँ कहाँ पर ये मिलती है आपको? नॉर्दर्न हिल्स, चाइना के नॉर्दर्न हिल्स में भी मिलती है। इट इज द ओवरग्रोन अनडाइलेटेड टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज, वेल ड्रेन्ड सॉइल इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स ऑफ सब ट्रॉपिक्स। अगर सिर्फ भारत की आप बात करोगे तो टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840। भारत में जो चाय का प्रोडक्शन शुरू हुआ, चाय का उत्पादन शुरू हुआ वो 1840 में शुरू हुआ। कहाँ पर? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। स्टिल इज अ मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री, और आज भी वो क्षेत्र भारत में चाय उत्पादन का सबसे मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी वाला क्षेत्र है, राइट। लेटर ऑन इट्स प्लांटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार एंड टी ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी, कार्डामम हिल्स इन द वेस्टर्न घाट। फार्मिंग स्टेट यहाँ पर देखेंगे हम, चाय के जो फार्मिंग स्टेट्स हैं तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, असम, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला में चाय का उत्पादन होता है। जैसे हिमाचल की ही बात है, आपको पता है कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, राइट। हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। कांगड़ा की जो टी है, कांगड़ा की जो टी है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कांगड़ा की जो टी है, कांगड़ा टी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे ही दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है। कॉफी की अगर हम बात करें, सो कॉफी इज द ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि ये एक उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय बागवानी फसल है ये, राइट। Its seeds are roasted, ground and are used for preparing beverage. Again, जैसे चाय आपकी पेय पदार्थ थी तो ये भी कैसा पेय पदार्थ है। जिस प्रकार से जो चाय थी वो पेय पदार्थ थी, वैसे ही जो आपका कॉफी है ये भी पेय पदार्थ है। एंड
अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति हैं, स्पीसीज हैं, वैरायटी हैं किसकी? कॉफी की। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में अरेबिका का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और अरेबिका हाई क्वालिटी की कॉफी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफी है। इंटरनेशनल मार्केट में अरेबिका की बहुत डिमांड होती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर हम बात करें तो। सो कॉफी इज कल्टिवेटेड इन हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट के जो हाईलैंड्स हैं, पश्चिमी घाट की जो उच्च भूमि है, वहां पर कॉफी का प्लांटेशन होता है, जैसे कि कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। कर्नाटक अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन द कंट्री। हमारे देश में जितनी भी कॉफी होती है, कर्नाटक उसका एक अकेला ही कितना 2/3 कॉफी का प्रोडक्शन करता है। 2/3 कॉफी प्रोडक्शन अकेला कर्नाटक करता है, जितना कॉफी प्रोडक्शन पूरे भारत में होता है उतना। सो देखिए कॉफी के प्लांटेशन इस तरीके के होते हैं, ये सीड्स होते हैं कॉफी के, एंड यहाँ से लिया जाता है, फिर उसको रोस्ट किया जाता है और देन ग्राउंड किया जाता है और फिर उसको पेय पदार्थ बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ये कॉफी ग्रोन स्टेट हैं भारत में। अब देखो यहाँ पर 2 तरीके की बात हो रही है, एक तो ऐसे स्टेट्स की बात हो रही है जो ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, दूसरे उन स्टेट्स की बात हो रही है जो यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल हैं। तो ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें तो 3 स्टेट यहाँ पर ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि कर्नाटका, राइट, कर्नाटका, सेकंड आपका है केरला, एंड थर्ड आपका यहां पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये कैसे? ये ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स हैं भारत में, यानी कि यहां पर शुरू से ही कॉफी बोई जाती है, कॉफी उगाई जाती है, कॉफी की बागवानी की जाती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, आपका ओडिशा हो गया, यहां पर बाद में कॉफी उगाई जाने लगी, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में कृषि से संबंधित कुछ विकासों के बारे में। सो देखो, इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी लार्जली सब्सटेंस इन द नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि शुरू से ही भारत को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश बोला जाता है। इट हैड डिसमिल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ऐसे ही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सो दिस पीरियड विटनेस सेवरल ड्रॉट्स एंड फैमिनेज, और एक चीज और, इस समय पर कई सारे सूखा पड़े और यहाँ पर अकाल पड़े, कई सारे सूखा और अकाल देखने को भारत को अपने लेट 20th सेंचुरी में मिले देखने को। तो बहुत अच्छी खासी कोई परफॉर्मेंस कृषि से संबंधित इस समय पर नहीं थी। ड्यूरिंग पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, है ना, ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ इरिगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, यानी कि लगभग 2/3 इरिगेटेड भूमि, सिंचाई वाली जो भूमि थी वो चली गई पाकिस्तान, जब यहाँ पर आपका 1947 में विभाजन हुआ। एंड दिस रिडक्शन द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इंडिपेंडेंस एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द इमीडिएट गोल ऑफ गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब क्या हुआ देखो, जब 2/3 लैंड जो कि उपजाऊ भूमि थी वो दूसरे जगह चली गई, जहां पर अब आपका कोई अधिकार नहीं बचा, आप वहां खेती नहीं कर सकते, आप वहां अनाज नहीं उगा सकते। तो एक तरीके से ये काफी सेटबैक था भारत के लिए, ठीक है। तो उस समय पर आप अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, अब पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही थी, डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई कम हो रही थी, ऊपर से सिंचाई वाली जो जमीन थी 2/3 वो भी दूसरी जगह चली गई। तो फूड ग्रेन का क्या करना था, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना था बहुत फास्ट तरीके से। तो कैसे हुआ? स्विचिंग ओवर कैश क्रॉप टू फूड ग्रेन्स, धीरे धीरे क्या हुआ, जो कैश क्रॉप थे उनको स्विच करके यहाँ पर फूड ग्रेन वाली फसलों को उगाया गया। जैसे मान लो पहले अगर कॉफी हो रही थी या गन्ने हो रहे थे, चावल हो रहे थे, तो फिर गेहूं पर शिफ्ट कर दिया गया कैश क्रॉप से, ठीक है, ये एक चीज हुई। सेकंड क्या हुआ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि जो कल्टीवेटेड लैंड था वहां पर क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन किया गया, गहनता को बढ़ाया गया। इंक्रीजिंग कल्टीवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टीवेबल एंड फॉलो एंड द अंडर प्लोग। सो इनिशियली दिस स्ट्रेटेजी हेल्प इन द इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग 1950। अब देखो 1950 के दौरान क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो स्टैग्नेंट हो गया, वो बढ़ा नहीं, स्टैग्नेंट हो गया।
ठीक है। तो अगेन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई रुक गई आपकी, तो क्या होगा, फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीजें बाहर से। वही चीज यहाँ पर धीरे धीरे होने लगी। ओवरकम टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इस समस्या से लड़ने के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम वर लॉन्च्ड। 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसमें एक का नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और दूसरे का नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, राइट। ये 2 प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किए गए। सो बट 2 कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉट ड्यूरिंग मिड 1960, लेकिन 1960 के मध्य में क्या हुआ, 2 बहुत ही भयंकर टाइप के सूखा पड़े, जिससे अकाल भी यहां पर हुआ, रिजल्टेड इन फूड क्राइसिस इन द कंट्री। और इससे भारत में क्या हो गया, फूड क्राइसिस बढ़ गया, बेसिकली अकाल ये पड़ा, राइट। कॉन्सिक्वेंटली फूड ग्रेन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। और इसी का परिणाम ये हुआ कि मिड 1960 में जब यहाँ पर सूखा पड़ा, अकाल को उससे वो हुआ, राइट, तो दूसरे देशों से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाने लगा अनाज। एंड न्यू सीड वेराइटी मैक्सिको से आए, फिलीपींस से, नोन एज हाई यील्डिंग वेराइटी वर अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बाय मिड 1960। सो इंडिया ने ये एडवांटेज लिया इसका, और इससे किया है न्यू टेक्नोलॉजी कंप्राइज किया गया। एंड उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में assured supply of soil moisture through the irrigation was basic prerequisite of success the new agricultural technology। ये जो स्ट्रेटेजी थी कृषि संबंधित विकास की, इसने यहाँ पर इंस्टेंटली जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था उसमें बढ़ोतरी कर दी, राइट। सो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप लोग क्लास को करिएगा। कोई भी डाउट अगर क्लास को लेकर के आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर आप कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज तो हम नेक्स्ट वीक इस बात पर बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।